नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम धामी के पास गृह समेत 21 मंत्रालय। कांग्रेस से निष्कासन के बाद अकील अहमद ने दिया बड़ा बयान, हरीश रावत और देवेंद्र यादव पर लगाए गंभीर आरोप। विधानसभा में सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक गणों ने हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा को लेकर नवोदय विद्यालय खेरासेन में किया जाएगा कार्यक्रम। मसूरी मॉल रोड में पेयजल लाइन डालने का काम हुआ पूरा, 10 अप्रैल तक मॉल रोड की सड़कों को पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा दुरुस्त। उत्तराखंड में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे ज्यादा 21 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को 8 विभाग मिले हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो उन्हें 5 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास ही रखा है। इसके अलावा मंत्री परिषद, कार्मिक और सतर्कता, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, राजस्व, सूचना, पेयजल, औद्योगिक विकास, खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी और विभाग प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आयुष और आयुष शिक्षा, आबकारी, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन और नागरिक उड्डयन जैसे विभाग अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को पूर्व की सरकार की तरह लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, संस्कृति, पंचायती राज, धर्मस्व और जलागम प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। उन्हें वित्त, शहरी विकास, विधायी और संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उनके पास विद्यालय शिक्षा और विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कृत शिक्षा, सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कृषि और कृषक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास की जिम्मेदारी भी दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को इस बार वन विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा भी मंत्री सुबोध उनियाल के पास ही है। पूर्व की सरकार में वन विभाग हरक सिंह रावत के पास था और सुबोध उनियाल के पास कृषि विभाग था। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के साथ साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता, खेल और युवा कल्याण विभाग मिला है। वहीं पहली बार कैबिनेट मंत्री बने चंदन रामदास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का जिम्मा मिला है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने सौरभ बहुगुणा को पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल और कौशल विकास और सेवा योजना की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा 2022 को लेकर 1 अप्रैल को विद्यार्थियों से बातचीत की जाएगी, जिसे लेकर नवोदय विद्यालय खेरासेन द्वारा तैयारियां की गई है। नवोदय विद्यालय खेरासेन के प्रधानाचार्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 1000 छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तरीके बताएंगे। चर्चा का 5वां एडिशन 1 अप्रैल को जो टेलीकास्ट किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जो है लगभग 1000 छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। वो परीक्षा पर विभिन्न प्रकार की जो है जो बच्चों में स्ट्रेस आता है परीक्षा को लेकर के, या उनके जो कंसर्न होते हैं उन पे जो है बच्चों से वार्ता करेंगे और उनको सुझाव देंगे, जिससे वो जीवन में या परीक्षा को एक तरह से अवसर की तरह ले और एक तरह से जीवन में किस तरह के सफल बनने के जो है मंत्र उनको देंगे। इसके लिए मुझे जो है इस जिला का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इसके लिए हमने जो है सभी विद्यालयों को सिटी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से CBSE के पत्र भेजा है और उनसे भी हमारी यही जो है गुजारिश है कि वो अपने जो छात्रों को है अधिक से अधिक संख्या में इस प्रोग्राम को दिखाएं और इस प्रोग्राम से सभी बच्चे लाभान्वित हो, ऐसी हमारी आशा है। इसके लिए हमने अपने विद्यालय में जो है मैथ्स में उसका पूरा इंतजाम किया है, उसका वेबकास्टिंग के लिए, और हम अपने जो फेसबुक चैनल के थ्रू भी लाइव करेंगे, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी उसको लाइव करेंगे और जो हमारे विद्यालय में आना चाहते हैं हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आकर के हमारे बच्चों के साथ जो है प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है उसको देखें और उससे लाभान्वित। मैं सभी स्कूलों के प्राचार्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है
कि ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चों पर एक मानसिक दबाव रहता है, उन पर जो है अभिभावकों की तरफ से भी, अध्यापकों की तरफ से भी काफ़ी जो है एक तरह से परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है। तो इस मामले में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से वो छात्रों की विभिन्न समस्याओं पर, खासकर जो मानसिक जो है समस्याएं पैदा होती हैं इस दौरान, उन पर अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के उपाय सुझाते हैं जिससे वो इस परीक्षा को एक उत्सव की तरह लें और जीवन में सफल बने और इसको एक एग्ज़ाम की तरह, एक परीक्षा की तरह न लें। मेरा नाम सृष्टि, मैं नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। जो ये परीक्षा पे चर्चा है ये 2018 से हो रहा है और हर साल हमारे स्कूल में भी इसको दिखाते हैं। हम लोग सारे स्कूल के बच्चे मेस में बैठते हैं और वहाँ पे पूरे प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मतलब तभी से पहले ब्रॉडकास्ट से काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मतलब बच्चों में एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, तो एग्ज़ाम्स के कुछ महीनों पहले ही इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। उस वजह से काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो हमारे पीएम है वो टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। अंकुश भंडारी जवाहर नवोदय विद्यालय पौड़ी करवाता कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। जैसे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो 1 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, वहाँ परीक्षा पे चर्चा में बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस परीक्षा की चर्चा में बात करेंगे कि किस प्रकार जो विद्यार्थी हैं, जो बाकी बच्चे हैं, वो जो परीक्षा है उससे कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, जिस प्रकार उनके अभिभावक, उनके जो अध्यापक हैं उन्हें प्रेशराइज करें, तो वो उन्हें प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि प्रेशराइज करके जो परीक्षा है वो और ज़्यादा उनके लिए कठिन हो सकती है और वो परीक्षा को अच्छे से नहीं भी दे पाएंगे। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जो ये है कि यही हमारे पास एक रास्ता नहीं है, ये हमारे लिए एक अवसर की तरह आते हैं कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हम कितने पानी में ये इस प्रकार के अवसर को प्रदान करते हैं। और हम जिस प्रकार हमारे जो कोविड महामारी, जो हमारे जो पिछले 2 साल हो चुके हैं कोविड महामारी को आए हुए, उसकी वजह से भी हमारे जो मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर माल रोड को व्यवस्थित करने के लिए मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और जल निगम के अधिशासी अभियंता सुजीत विकास के साथ जल निगम के आला अधिकारियों के साथ माल रोड का निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को जल्द माल रोड को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। पूरी टीम के साथ में, और निश्चित ही व्यापारियों का हो चाहे पर्यटन का हो, ये वाजिब परेशानी है, क्योंकि व्यापारियों को भी जो लगातार ये रोड की वजह से, धूल की वजह से पर्यटक भी चोटिल हो रहे हैं। तो निश्चित ही जल निगम ने जो है इसकी स्वेलिंग कर दी है और मोस्ट प्रॉब्ली एक्शन साहब ने कहा है कि कल या परसों से इसकी ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। और यही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि 2 टाइम यहाँ पर जो है टैंकर से जो है पानी डाला जाएगा, सुबह और शाम को, और कोई दिक्कतें हैं कहीं पे भी होगी तो उसको निपटाया जाएगा। देखिए इतनी बड़ी योजना है, मैं मानता हूँ कि 50 साल तक यहाँ पर जो है जो पानी की आपूर्ति होने वाली है, चाहे वो उसके लिए पर्यटक हों, चाहे यहाँ के लोकल व्यवसाय हों, सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन जनता को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान जो विभाग को रखना चाहिए। इसलिए विभाग ने कहा है कि हम अतिशीघ्र, पहले तो मैंने कहा कि कल नहीं तो परसों से जो है ब्लैक कोटिंग का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन विभाग का कहना ये भी है कि अभी रोड सेटल नहीं हुई है और ब्लैक कोट हम अभी करेंगे तो हो सकता है कि बरसात के टाइम पर ये थोड़ा नीचे सेटल हो जाएगी। लेकिन इस सेटलमेंट को ये ना समझें कि गुणवत्ता में कहीं कमी है, ये जब यदि सेटल होगी और कहीं पर कहीं खराब होगी तो उसका भी जो है दोबारा से रिपेयर किया जाएगा। तो मैं निश्चित मानता हूँ कि कल या परसों से जो है माल रोड का काम शुरू हो जाएगा। और जो कई संगठन ये कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, मुझे लगता है कि राजनीति से बेहतर होता कि वो काम के प्रति ध्यान रखते, अधिकारियों से बात करते और काम कराने की बात करते। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की मजबूरी हो, उनको भी जो है अपने व्यापारियों को जवाब देना हो, तो हो सकता है कि उनका भी एक तरीका हो बात को करने का। लेकिन मैं मानता हूं कि वो यदि धरना दें या ना दें, लेकिन कल या परसों से यहां पर काम शुरू हो जाएगा। और जो लोगों में राजनीति से प्रेरित होकर जो है इस काम को नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कहीं पर समस्या है भी तो उसको भी हमें संबंधित विभाग से बात करनी चाहिए। लेकिन अपना अपना तरीका होता है, किसी का तरीका जो है धरना प्रदर्शन का है, किसी का काम का है, तो वो तो जनता की देन है कि वो किसको पसंद करती है, काम को पसंद करती है कि धरना को पसंद करती है। लेकिन मैं मानता हूं कि निश्चित जिस तरह से जल निगम के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने पेन दिया है और उन्होंने कहा है कि कल या परसों से यहाँ पर ब्लैक रोड का काम शुरू हो जाएगा और 10 तारीख से पहले हम पूरे माल रोड को कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम पूरा होगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था और इसी बीच 2 बार कोविड की लहर भी आई थी, जिससे काम धीमा हुआ। लेकिन आज के डेट में बहुत ही तेज़ी से काम हो रही है, दिन रात काम हो रहा है, रात को 12 बजे तक काम हो रहे हैं। और आपको विश्वास होगा, अभी 18 दिन में हमने ये 3.5 किलोमीटर माल रोड का लाइन डाल चुका है
और 100 मीटर और बच रहा है जो कि हम लोग 1-2 दिन में कर देंगे। कोशिश हमारा यह है कि 10 तारीख से पहले सारा माल रोड को ब्लैक टॉप कर देंगे ताकि जो भी टूरिस्ट आए उसको धूल वूल से कोई परेशानी ना हो। तारीख से पहले हम आपको ये सारे माल रोड ब्लैक टॉप करके कर देंगे, टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के डेट में भी काम बहुत तेज़ी से हुआ, बस क्या है कि यहाँ सैंडी है, मट्टी ऐसा है कि धूल उड़ती है, इसमें पानी का छिड़काव होने से और स्लिपरी हो जाता है। तो इसका परमानेंट इलाज यही है कि इसे हम ब्लैक टॉप कर दें अभी सीजन के लिए, ताकि आप लोग के लिए भी ठीक रहे और टूरिस्ट भी यहाँ से एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए। अन्य संपर्क मार्ग को कब तक ठीक कर देंगे? माल रोड तो आप 10 तक कर देंगे, जो अन्य संपर्क मार्ग हैं उनको किस तरीके से? अन्य संपर्क मार्ग भी इसी गर्मी के सीजन में होगा। एक्चुअली बिटुमेन वर्क के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अभी गर्मी ठीक हो रही है, तो इसके बाद माल रोड के बाद हम लोग अन्य रोड पे काम लगा देंगे। और कोशिश हमारी है कि अगला 3 महीना में हम लोग अपना पानी ऊपर तक पहुँचा दें। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद को अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अकील अहमद लगातार मीडिया में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं पर तंज कस रहे थे। पार्टी ने अकील अहमद को नोटिस भी दिया था, लेकिन अकील अहमद की ओर से कोई जवाब न देने पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं अब अकील अहमद ने बयान दिया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में थी, तो सिर्फ उनके ऊपर ही कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने कहा कि उन सभी नेताओं को भी निष्कासित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुझे निष्कासित अगर किया तो फिर निष्कासित जो है प्रभारी से भी करना चाहिए, हाईकमान मोहन प्रकाश से भी करना चाहिए, क्योंकि वो लेटर मेरे पास प्रूफ है, मैं भी आपको दूंगा। वो लेटर जिसमें 10 बिंदु थे, वो लेटर मैंने उनको पहले पढ़ाया था, प्रेस में जाने से पहले, देने से पहले मैंने अपने घर पर उस लेटर को उनको दिखाया था मोहन प्रकाश जी को, उन्होंने पढ़ा और मीडिया के सामने भी उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, वो भी मेरे पास है, प्रूफ है। फिर उसके बाद मैं देहरादून आया मधुबन होटल में, जब मेरी देवेंद्र यादव प्रभारी से बात हुई इस बारे में, तो मैंने वो लेटर भी पहले उनके सामने रखा कि मेरी जो मांगे ये 10 मांगे हैं, अगर 10 मांगे पार्टी पूरा करती है सरकार आने पे। कांग्रेस ये चाहती है, केवल मैंने इन 15 सालों में देख लिया, कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान को केवल इस्तेमाल करो, वोट बैंक बना के जो है, इससे अलावा जो है कांग्रेस कुछ और नहीं चाहती। जब हक की बात आएगी, हिस्सेदारी की बात आएगी, जहां उनकी मजबूरी बनेगी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जी, हिंदू नहीं जीत पाएगा, हिंदू है ही नहीं वहाँ तो चलो वो टिकट देंगे मजबूरी के कारण, वो तो एक मजबूरी हुई ना। लेकिन उन्हीं का कहना ये कि जी मुसलमान को जो है हिंदू वोट नहीं करेगा। अरे भाई फिर तुम भी तो हिंदू हो, तुम्हारे अंदर जहर है, मुसलमान वोट कर रहा है हिंदू को, तो हिंदू वोट क्यों नहीं करेगा? फिर पार्टी किस बात की पार्टी? आज विधानसभा में सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक गणों के साथ हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कल से शुरू हो गया था। वहीं पहली बार सदन पहुंची कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य सरकार को महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई का अनोखे रूप में विरोध किया। राज्यपाल का अभिभाषण जैसे ही खत्म हुआ, वो अपना दुपट्टा फैलाए सदन से बाहर निकली, जिस पर महंगाई को लेकर भाजपा विरोधी नारे लिखे गए थे। अनुपमा रावत ने सदन से बाहर निकलकर पूरी तरह से फॉर्म में नजर आई और भाजपा सरकार को महंगाई पर जमकर खरी खोटी सुनाई। उत्तरकाशी का लाइफलाइन कहे जाने वाले जोशियाड़ा और मुख्य शहर जोशियाड़ा को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रही डंपिंग से पुल को खतरा पैदा हो गया है। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे हैं, जिससे इसकी सपोर्टिंग वायर गलने के कगार पर आ गई है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी काफी नाराज हैं और संबंधित विभाग के खिलाफ आंदोलन के मूड में है। वहीं विभागीय अधिकारी अन्य विभागों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग का कहना है कि इसके लिए नगर पालिका और NGT जिम्मेदार है। वही नगर पालिका का कहना है कि पुल लोक निर्माण विभाग का है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की है। झूला पुल है उत्तरकाशी का, इस पे लोगों ने जो है डंपिंग जोन बनाना शुरू कर दिया है, इस पर PWD क्या कह रही है? इसमें पूर्व में भी संज्ञान में आता है कि कुछ लोग जो है अपने घरों का मलबा पुल के साइड में डालते हैं, तो इस पर भी कार्रवाई पूर्व में की गई थी और वहाँ पर जो भी मलबा वलबा पड़ा था उसका एकत्रित करके अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हेतु प्रशासन को भी लिखा गया था और पुनः आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई गई है, क्योंकि इस पुल को बने हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं और वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र और भी NGT और जो भी बहुत सारे डायरेक्शन इशूज़ हैं, तो प्रशासन और नगर पालिका क्षेत्र में होने के लिए उनको भी इसके संबंध में अभी अवगत करा दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तो उसमें सिफारिश की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर कोई होती है
तो आसपास के लोगों को भी इसके बारे में संज्ञान लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी हमारे संज्ञान में लाएँ और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति दिखाई देते हैं तो उन पर एक्शन करने हेतु हमें उसके बारे में बताएं कि कौन किस प्रकार से किस व्यक्ति ये इस तरह के काम कर रहा है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी क्या कार्रवाई करेगी? अभी इसमें ये देखकर इसका करवाते हैं, इसमें इसको क्लीन करवाने का करते हैं, लेकिन ये क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में होता है और बार बार ये मलबा डालने का उसमें करते हैं तो लोगों को भी अपना ध्यान देना चाहिए। अब इसको ठीक कराओ और साथ में इसको जो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई करते हैं, जैसे कि आपके द्वारा जो वीडियो दिखाई गया उसमें कोई मलबा डालते हुए दिख रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लिखा जाए। अल्मोड़ा में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला मुख्यालय समेत जिले के सभी तहसील मुख्यालयों, नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग निर्माण किए जाने के संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी वंदना द्वारा जिला कार्यालय सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 31 मार्च तक अपने अपने क्षेत्रांगत वाहन पार्किंग बनाए जाने के लिए स्थल चिन्हित कर अनुमानित लागत, पार्किंग की कुल क्षमता और भूमि की वर्तमान स्थिति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अल्मोड़ा का पुस्तकालय काफ़ी ऐतिहासिक पुस्तकालय है। ये बिल्डिंग का मैंने पिछले दिनों निरीक्षण किया था। यहाँ लगभग 150 से 200 बच्चे प्रतिदिन आकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी होने के कारण जीर्ण हो गई है। साथ ही स्टाफ को लेकर भी कोई समस्या वहाँ पर थी जो बच्चों के द्वारा बताई गई थी। अभी वर्तमान में हमने ये निर्णय लिया है कि इसका जो पुराना भवन है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसके लिए डिटेल एक प्रस्ताव बनाकर उसमें धनराशि भी जारी कर दी गई है संबंधित कार्यकारी संस्था को। साथ ही साथ पुस्तकालय को प्रतिदिन 8 बजे से 6 बजे तक खोलने के भी निर्देश दे दिए हैं और संडे के दिन भी पुस्तकालय खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। कार्मिकों की नियुक्ति अभी अस्थायी रूप से 2 शिफ्ट में की गई है। इसके बाद जैसे ही पुस्तकालय का आधुनिकीकरण का जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है और स्टाफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया भी इसमें की गई। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कल जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए पत्रावलियों का विशेष ध्यान दिया जाए, बारीकी से हर पटल की पत्रावली का भी निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्याल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दीपक रावत ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में रखे अभिलेखों का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से रखें। एनुअल इंस्पेक्शन है जिसको कमिश्नर करते हैं। इसमें अभी मैंने एक तो लैंड रिकॉर्ड सेक्शन है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है और ZAC है, इनको देखा है। उसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि जो पत्रावलियों का रखरखाव एक तो, और सेकेंडली ये कि जो अलग अलग तरह की अनुमतियाँ होती हैं वो हमारी अपडेटेड रहे। तो इसमें अधिकांश जगह मुझे काम अच्छा मिला। एक आध जगह जहाँ पे मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे निर्देशित कर दिया गया। विशेषकर जो हमारा ZA का जो सेक्शन है उसमें जो हमारी विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ होती हैं लैंड की, उसको मैंने कहा कि रखरखाव ठीक से हो और जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। सिमिलरली लैंड रिकॉर्ड्स के केस में क्योंकि हल्द्वानी का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो मैंने कहा कि एक बार उसको पूछ लें, अगर वहीं के लैंड रिकॉर्ड हल्द्वानी में ही जमा हो रहे हैं तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाए। इनको यहाँ पे आना है तो इधर आ जाएँ। और इनको क्योंकि हम रेवेन्यू विलेज वाइज क्लासीफाई करते हैं, आप जानते हैं कि लैंड मैनेजमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है। इसलिए इनको आवश्यक है कि हम इसको जो रेवेन्यू विलेज वाइज को ठीक से क्लासीफाई करके रखें। दुनिया का सबसे बड़ा सफ्टिक श्री मणि रत्नम यंत्र ज्योतिर्मठ में स्थापित हो गया है। द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुखेश्वरानंद महाराज ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा सफ्टिक श्री मणि रत्नम यंत्र है। ये 4 फुट बड़ा और 500 किलो वजन का है। उन्होंने कहा कि इस सफ्टिक श्री मणि यंत्र में सभी की मनोकामना पूरी करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इसको बनाने में पूरे 3 साल लगे हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में इसकी पूजा कर 1000 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सफ्टिक यंत्र को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ मंत्र की जरूरत है। इसको स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा वैसे सनातन धर्म पूरे विश्व की कल्याण की कामना करता है, पर हमने चमोली जिले की मंगल कामना की है। इसके लिए विभिन्न धार्मिक सामाजिक काम किए जाएंगे। स्फटिक मणि के ऊपर श्री यंत्र बना करके उसकी पूजा करने से सकल कामनाओं की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यंत्र जितना छोटा होता है तो यंत्र के प्रत्येक कोण में अलग अलग देवियों का निवास है, तो उनकी पूजा करने में उतनी ही कठिनाई होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यंत्र अगर बड़ा होता तो वहाँ पर हमको एक एक देवी का स्थान कल्पित करके उसकी पूजा करने में सरलता सुगमता होती है।
इसीलिए बड़ा बनाया जाता है। लेकिन स्फटिक मणि जो है ये जमा हुआ पानी है। जैसे आपके हिमालय में पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, उसी तरह से धरती के अंदर अगर वही बर्फ़ पड़ी रह जाए तो कहते हैं कुछ हज़ार या कुछ लाख वर्षों में वो पत्थर हो जाता है। तो वैसी को जब खोदा जाता है तो वो स्फटिक के रूप में निकलता है। तो ये स्फटिक मणि इतना विशाल पत्थर कोई निकले फिर उसमें से तराश करके इतना बड़ा श्रीयंत्र बनाया जाए तो ये थोड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए श्रीयंत्र तो स्फटिक में बहुत मिल रहे हैं, आप इंटरनेट पर भी देखेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वो 2 इंच 3 इंच 5 इंच के होते हैं। लेकिन 4 फुट ऊंचा 500 किलो के करीब के वजन का ये तो थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोगों ने तो ये श्रीयंत्र इतना विशाल स्फटिक शिवलिंग कभी श्रीयंत्र कभी देखा नहीं। हमारे इस बात के कहने का आधार यही है कि ये विश्व का एकमात्र सबसे विशाल स्फटिक श्रीयंत्र है, क्योंकि हमने न सुना कि कहीं पर इतना बड़ा स्फटिक श्रीयंत्र है और न देखा। गूगल में भी खोज की, आजकल उसमें लोग देख लेते हैं कि कहीं न कहीं होगा, उसमें भी ऐसा विशाल श्रीयंत्र दिखाई नहीं दिया। इसी आधार पर हम कह रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने ये श्रीयंत्र बनवा करके ज्योतिर्मठ भेजा है। अब ये ज्योतिर्मठ में आ चुका है, यहाँ पर विराजमान हो चुका है। इसमें राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करके जब वेद विधान के साथ महापूजा का आयोजन होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का मंगल होगा, क्षेत्र में शक्ति का संचार होगा, शक्ति सम्मिलित होगी और स्वाभाविक है कि उसका लाभ इस क्षेत्र के समस्त निवासियों को प्राप्त होगा। रामनगर में यशदानी फुटबॉल एकेडमी द्वारा नशे से दूर रहो, खेलों से नाता जोड़ो अभियान में खिलाड़ियों के साथ पुलिस और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने शामिल होकर आम जनता और खासकर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय खताड़ी के खेल मैदान से नशे के खिलाफ शुरू हुआ मार्च खताड़ी, लखनपुर, रानीखेत रोड, नंदा लाइन, भवानीगंज, ज्वाला लाइन, कसेरा लाइन, घास मंडी, फायर स्टेशन होते हुए रानीखेत रोड पर घनश्याम करगेती सेवा आश्रम पहुंचा, जहां पर सभी ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। यशदानी फुटबॉल एकेडमी के द्वारा नशे से नाता तोड़ो, खेलों से नाता जोड़ो राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उसी की कड़ी में, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और पूरी जनता, युवा पीढ़ी उसकी चपेट में है, तो उसी को देखते हुए नशे से दूर रहो, खेलों के साथ जुड़ो अभियान चलाया गया और एक मार्च निकाला गया, जिसमें यशदानी फुटबॉल एकेडमी, रामनगर के सामाजिक संगठन और पुलिस विभाग कोतवाल सैनिक के द्वारा भी इसमें प्रतिवाद किया गया और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ये आह्वान किया कि नशे से दूर रहना है, खेलों के साथ जुड़ना है। और अभिभावकों से भी अपील की गई है कि अपने बच्चों को जरूर आधा घंटा 1 घंटा खेल के मैदान में खेल करने के लिए जरूर दें। नरेंद्र नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में सामुदायिक विकास योजना की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के प्राधिकरण, परियोजनाओं के प्रशिक्षण और स्वरोजगार पर खास चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत टिहरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण केंद्रों को खोले जाने पर चर्चा की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नगर पालिका मुनि की रति ढालवाला के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए अन्य को प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं क्षेत्र और देश के विकास से जुड़ी होती है, लिहाजा सरकारी योजनाओं में लिपापोती न करके अपना कार्य मानते हुए संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि एक ही समय में बना अपना भवन 70 से 80 वर्षों से अधिक खड़ा रहे और सरकारी विद्यालय 8 से 10 वर्षों में खंडर बन जाती है। राजकीय पॉलिटेक्निक नगर में प्रिंसिपल साहब ने रखी थी, जिसमें सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत जो है हम किस तरह से विभिन्न तकनीकी चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाएं। एक जो हमारा पढ़ा लिखा है बच्चा या महिलाएं हैं, उनको किस तरह से टेक्निकल रूप से मजबूत करें, जिससे वो स्वरोजगार की ओर, अपने रोजगार की ओर अपने को जनरेट कर सकें और अपनी जो है जीवन शैली को बदल सकें। उसको लेकर एक बैठक थी और बैठक बहुत अच्छी रही है। सबके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव इसमें आए हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो चाहे स्वरोजगार को लेकर हो। तो उन चीज़ों पे एक डिस्कशन था, एक चर्चा थी और सभी लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसको इम्प्लीमेंट
निश्चित रूप से होंगे। जब इतना समय सबने दिया है तो उसको इम्प्लीमेशन किया जाएगा। संस्था परिषद नरेंद्र नगर राजकीय पॉलिटेक्निक में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक्स पे एडवाइजरी मीटिंग रखी गई थी। इसका बेसिक उद्देश्य था कि हमने क्या किया है पूर्व में और क्या हमें करना चाहिए, कुछ हमें इनपुट्स चाहिए होंगे, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम कौन से एरियाज़ को और थर्स्ट एरिया बना सकते हैं, जिससे हमारे जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं, युवा शक्ति रह रही है, चाहे मातृ शक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको स्वरोजगार या रोजगार के अवसर प्रदान करें। ये इस मीटिंग का विशेष उद्देश्य था। जो सभी लोगों को ज्ञान मिला, हमारा उद्देश्य ये है कि इस बैठक में जो मिला वो किसानों तक, बेरोजगार जो हमारे पहाड़ के बेरोजगार लोग हैं उनको जैविक के बारे में और उसके साथ साथ टूरिज्म के बारे में ट्रेनिंग दी जाए और किसानों, ताकि यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिले और किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिले। इन दिनों कॉर्बेट पार्क में हाथियों का चेकअप किया जा रहा है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कॉर्बेट पार्क के जंगलों और वन्य जीवों की हिफाजत के लिए गश्त करने वाले हाथियों का डॉक्टरी चेकअप हो रहा है, साथ ही कि हाथी स्वस्थ है, मस्त है या फिर कोई परेशानी तो नहीं है। इसको लेकर के कॉर्बेट के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की अगुवाई में हाथियों का सैंपल लिया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर में सब मिला के करीब 20 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और इनमें हम लोग बीच बीच में इनका रूटीन हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। उसी के क्रम में हमने IVRI से एक टीम यहाँ पे आई है, बुलवाई है, तो उसमें ये सारे ब्लड सैंपल और डंग सैंपल, ट्रंक वॉश, इस तरह के सैंपल जा रहे हैं जांच के लिए, जिसमें कि टीबी, हर्पीस वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्लड प्रोटोजोन या एंडोपैरासाइट्स, जो भी डिजीज़ हाथी में कॉमन है, उन सब के एक जांच होगी और रिपोर्ट आने पे ही आगे की रिपोर्ट आने के बाद उसी हिसाब से इनका उपचार करा जाएगा। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से चल रहे व्यापारियों और मीट विक्रेताओं सहित सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में SDM की ओर से व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। तहसील बुलाने पर हंगामा खड़ा हो गया। नगर के सभी व्यापारी मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होने के बाद ही मुख्य बाजार में एकत्र हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक मीट की दुकानें अनियंत्रित शिफ्ट नहीं होंगी तब तक प्रशासन से वार्ता औचित्यहीन है। कोई भी व्यापारी तहसील नहीं गया। SDM ने मांस विक्रेताओं को भी तहसील बुलाया। पिछले 5 दिनों से मीट की दुकानें बंद होने से भीतर मांस के सड़ने से आ रही दुर्गंध से व्यापारी भड़के हुए हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मांस विक्रेताओं ने रात में दुकानों से मुर्गियां हटाई, जानबूझकर खराब मांस को वहीं रहने दिया ताकि पूरे नगर में दुर्गंध फैले। बाद में नगर पंचायत सभागार में SDM सहित पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में मीट विक्रेताओं और सफाई कर्मचारियों को भी बुलाने पर हंगामा खड़ा हो गया। व्यापारी नारेबाजी करने लगे। विरोध देखते हुए प्रशासन ने बाद में मीट विक्रेताओं को बैठक से बाहर कर दिया। व्यापार संघ के नेतृत्व में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जब तक नगर से दूर मीट की दुकानें शिफ्ट नहीं होंगी तब तक बाजार में ये दुकानें नहीं खुलेंगी। सरोवर नगर नैनीताल में व्यापार मंडल के भारी विरोध के बाद जिलाधिकारी की पहल से हस्तशिल्प मेला लगा, जिसमें देश भर से व्यापारी अपने अपने सामान को लेकर पहुंचे। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लगाई गई दुकानों में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि कोविड काल के बाद शुरू हुए इस मेले में यहां गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्य से प्रादेशिक वेशभूषा और हस्तशिल्प के आइटम ग्राहकों के लिए रखे गए हैं। इसमें साड़ियाँ, बेड कवर, चादर, फर्नीचर, ब्रास का सामान, हाथ से बने कागज के लिफाफे, जेवर, दर्द की आयुर्वेदिक दवा, उत्तराखंडी एपण, महिलाओं और बच्चों के प्रादेशिक कपड़े आदि सामान उपलब्ध हैं। आई हूँ मधुबनी पेंटिंग के रिलेटेड बहुत सारे सामानें लेके आई हूँ। मेरे साथ साड़ी है, सूट है, दुपट्टे हैं, कुछ जूट पैक पर किए हुए वर्क हैं, पेपर वर्क है, फिर मास्क भी है और मतलब जेंट्स के जो है कुर्ते हैं। मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली ये पेंटिंग हमारे पूर्वजों की पेंटिंग है। हमारे मतलब पूर्वजों ने इन्हें ये किया, अभी के कुछ कलाकार इन्हें जीवंत कर रखे हैं और ये हमारी है। ये हमारी नेचुरल कलर से बनती है। इसकी पेपर भी जो होती है वो हमारी हैंड वर्क ही होती है, हैंड से ही उसे बनाए जाते हैं, फिर उस पर कलर किए जाते हैं। वो कलर फ्लावर्स से निकाले जाते हैं। हम लोगों ने फ्लावर्स से निकाल करके पेपर पर जितने भी कलर बनते हैं वो फ्लावर्स के बनते हैं और उससे ब्रश से पहले एक नीब आती थी, जो नीब अब मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, मिलना नहीं मिलते हैं, तो उस नीब को जो है सो इस जगह पर हम लोग अब ब्रश ही यूज करते हैं। इसके प्रति बहुत ही है। हमारे यहाँ पटना में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है
और हमारी सरकार ने उसे ट्रेनिंग लेने के बाद जो है उन्हें मतलब मंथली 500 के इससे 6 मंथ का जो है सो ये पे करते हैं, देते हैं, मतलब सीखने के बाद उन्हें देते हैं सीखने वाले को। और एक इसके बाद रहने का, खाने का, ये सब सारी मुफ्त सुविधाएं दी जाती है। और हमारे यहाँ मतलब पटना में इसकी बहुत सारी हमारी सरकार ने इन्हें बहुत प्रोत्साहन दे रखा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।